हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आज आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पाठ्यक्रम लेके आया हूं। देखते हैं आपकी जो कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है, आप भविष्य में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सिपाही बनने का ख्वाब लेके आए हैं, उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता बनती है कि आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। अभी तक बहुत सारे लोग अपने चैनल पे डाल चुके हैं पाठ्यक्रम के बारे में, लेकिन आज इस पाठ्यक्रम के साथ-साथ मैं अपनी रणनीति के बारे में बताऊँगा कि हम आपके लिए कौन-सा प्रोग्राम लेके आने वाले हैं और कैसे आप निःशुल्क तैयारी या आप बिना किसी कोचिंग की सहायता से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, यह आपको आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो में अपने हम आपके जीएस और हिंदी दोनों विषय जो आपका जीके और हिंदी पूछा जाता है, उसके विषय में बताने वाला हूँ। इसके बाद हम एक वीडियो लेके आएँगे, बता देंगे आपको कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में क्या-क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, उसमें भी डिटेल में बता देंगे। एक अच्छी रणनीति के साथ आप बिना किसी कोचिंग के, बिना ₹1 खर्च किए, बड़े ही आसानी के साथ यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित हो सकते हैं, अपने ख्वाबों की वर्दी को पा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम जीके और हिंदी के पाठ्यक्रम का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा हिस्सा आता है पाठ्यक्रम में आपके जीके का, वह इतिहास से होता है, हिस्ट्री से होता है। तो देखेंगे हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि हम इतिहास को 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, एंशिएंट इंडिया, दूसरे को हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल इंडिया और थर्ड होता है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। तो यह एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं लगातार और एक बड़ा हिस्सा ये कवर करता है आपके जीके के हिस्से का। देखते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ता है। आर्य कौन थे? आर्य आए कहाँ से थे? आर्यों का वैदिक ग्रंथ क्या था? उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी? उनकी रचनाएँ क्या थी? जो सबसे खास चीज़ पूछे जाने वाली है वो क्या है कि इनके लिटरेचर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के वैदिक साहित्य हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे महाजनपदों को। महाजनपद में क्या देखेंगे? कितने महाजनपद थे? इन महाजनपदों को इनमें से 2-1 महाजनपद के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करनी है, बस हो गया। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इतिहास के, प्राचीन इतिहास का। इसमें से देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कि कौन इनका इसका प्रवर्तन किया था, कहाँ के राजकुमार थे, किस राज्य से संबंधित थे, इनका जन्म, इनके माता-पिता, इनके वंशावली के बारे में थोड़ा-सा। उसके बाद इनके धर्म की कुछ प्रमुख-प्रमुख बातें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, मगध पर प्रथम कौन शासक था जिसने शासन किया, मगध को किसने मजबूत किया, मौर्यन डायनेस्टी कैसे आई, एक एम्पायर कैसे खड़ा हुआ, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का क्या योगदान रहा, इसमें आचार्य चाणक्य का क्या योगदान रहा, सम्राट अशोक का क्या योगदान रहा, कैसे इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। शक कुषाणों के बारे में देख लेंगे, गुप्ता पीरियड के बारे में देख लेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, उसमें महान और प्रतापी शासक कौन-कौन से हुए हैं, कला और संस्कृति का कैसे विकास हुआ है। सारी चीज़ों को हम इस स्तर से देखेंगे, संक्षेप में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संक्षेप में बहुत स्मार्टली हम वर्क करेंगे, वेरी स्मार्टली वर्क करेंगे, जिससे कि कम समय में कम पढ़े हुए, कहा जाए तो कम पढ़ना पड़े और आपकी परीक्षा के सारे प्रश्न इससे कवर हो जाएं। आप अगर ये सारी वीडियो देखें तो इतिहास से आने वाले सारे प्रश्नों में यहीं से आपके सारे प्रश्न आ जाने चाहिए। गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसके बाद कुछ क्षेत्रीय छोटे-मोटे साम्राज्यों का उदय होता है, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद पाल और चोल वंश के बारे में देखेंगे। दक्षिण भारत में चोल वंश का उत्कर्ष कैसा था? कहाँ-कहाँ तक इनका विस्तार था? इनके द्वारा कौन-सी ऐसी स्थापत्य और कला का विकास किया गया? पाल वंश के बारे में भी देख लेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? इत्यादि ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने हैं। अगला आता है मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखेंगे, मिडाइवल इंडिया के बारे में देखेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। इसमें पढ़े हम प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे एक छत्र या कहा जाए तो
एक केंद्रीय सत्ता के समाप्ति होने के बाद एंशिएंट इंडिया में एक लंबे समय उसमें प्रांतीय राज्यों का क्या योगदान रहता है। उसके बाद देखेंगे सल्तनत काल का विकास, देखेंगे सल्तनत का संस्थापक कौन रहता है, उसमें कौन कौन सी प्रमुख व्यवस्थाएं रहती हैं, बाजार व्यवस्था, कुछ सैन्य व्यवस्थाएं, किसी जो है खास खासकर रूलर्स के नाम कुछ देखेंगे, उनके बाप के नाम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे राजपूत युग के बारे में देखेंगे, कैसे राजपूतों के साथ मुगलों के सामंजस्य बना के चलना, उनके द्वारा समय समय पर किए गए युद्ध, उन युद्ध का परिणाम, संधि इत्यादि कुछ खास चीजें। मुगल साम्राज्य देखेंगे, कैसे मुगल साम्राज्य का विकास हुआ, स्थापना कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, उनमें कैसे स्थापत्य और कला का विकास किया गया, ये महत्वपूर्ण है। उस समय के कुछ प्रमुख साहित्य के बारे में देखेंगे, उनके रचनाकार के बारे में देखेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे, इनके संस्थापकों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें महान जो संस्थापक होंगे, सम्राट होंगे, उनके बारे में देखेंगे, उनका कहाँ कहाँ तक विस्तार था, कुछ उनकी प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे। ये सारी चीजें देखना है। उसके बाद सूफी संत के बारे में देखेंगे, इस्लाम की एक ऐसी शाखा जिसमें नृत्य और संगीत को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संस्कृति से कैसे सूफी संत मिल जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। उसके बाद देखेंगे सिख धर्म के बारे में, उसमें देखेंगे संस्थापक कौन था, गुरु नानक देव ने कब इसे प्रारंभ किया था। उसके बाद समय समय पर गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह, इन्होंने किस प्रकार से इसमें तमाम प्रकार के संशोधन करते हुए आज सिख स्वरूप इसे प्रदान करते हैं। अंग्रेजों का आगमन देखेंगे, पहली बार कौन सा अंग्रेज आया, पहले कौन सी ब्रिटिश कंपनी आई, कौन सी यूरोपियन कंपनी आई, उसके संस्थापक के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, उनकी कुछ प्रमुख नीतियों के बारे में देखेंगे। अब आ जाते हैं आधुनिक काल के बारे में। अंग्रेजों का साम्राज्य अब तक स्थापित हो चुका था और इनके अत्याचारों से देखते हुए 1857 में एक व्यापक स्तर पर विद्रोह हो जाता है। विद्रोह के कारण के बारे में चर्चा करेंगे, विभिन्न स्थानों पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, विभिन्न स्थानों पर उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने किस गवर्नर को भेजा, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इन चीजों के बारे में देखेंगे। सामाजिक सुधार के बारे में देखेंगे, कौन से व्यक्ति थे, कौन से सामाजिक बुराई के लिए लड़ रहे थे, कौन से सामाजिक बुराई को लड़ने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया उन्होंने, पत्र पत्रिकाएं छापी, संस्थाएं बनाई, लोगों को जोड़ा, अंग्रेजों से संपर्क लिया, अंग्रेजों के साथ कानून बनाने में उनकी मदद किया, शिक्षा का प्रसार किया, स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रसार, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह को रोकना, शिशु हत्या को, शिशु बलि को रोकना, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विकास के बारे में देखेंगे, कैसे प्रेस का विकास होता है, कैसे सामाजिक विकास में उनके सामाजिक सुधार में उनकी मदद मिलती है। उसके अलावा देखेंगे धीरे धीरे कैसे भारत 1947 तक बढ़ा। इसमें तमाम प्रकार के संगठन थे जिनमें अंग्रेजों ने काफी योगदान दिया और कहीं न कहीं यूरोपियों ने भी उसमें सहयोग किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे, इसके विभिन्न चरणों के बारे में देखेंगे, भारतीय प्रेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद भारतीय प्रेस के जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध कौन कौन लगाए थे, गांधी युग के बारे में देखेंगे। 1915 में जब गांधी जी प्रथम बार यहाँ आते हैं, उसके बाद उनका प्रथम जो है चंपारण का सत्याग्रह देखेंगे और उसके बाद वे 1947 तक किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। भारत का विभाजन के बारे में देखेंगे, विभाजन की विभीषिका के बारे में देखेंगे, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, कौन कौन से नेता थे, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय के बारे में भी देखेंगे। एक आध दो प्रश्न इसके किसके समय में कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए, इनके बारे में डिटेल में यहाँ चर्चा करेंगे। विश्व का भूगोल की बात करें, ब्रह्मांड के बारे में देखें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सर्वाधिक प्रमाणित सिद्धांत कौन सा था। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में देखेंगे कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किस देश के साथ टच करती हैं, खासकर कुछ विवादित अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। अंतरराष्ट्रीय स्थल के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्थल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मृदा के बारे में पढ़ेंगे, विश्व में विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी मृदाएं हैं, खासकर भारत के संदर्भ में कौन कौन सी मृदाएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन मृदाओं में कौन से पोषक तत्व हैं, उन मृदाओं में कौन सी फसल पैदा की जा सकती है, ये सारी चीजों के बारे में। खनिज के बारे में देखेंगे, कौन सा खास खनिज है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, उसका वाणिज्यिक मूल्य क्या है, इत्यादि। वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के कितने स्तर हैं, उन प्रत्येक स्तर के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल लेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व वन के बारे में पढ़ेंगे, विश्व में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन वन में कौन कौन से विशेष प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, उन वन का प्राकृतिक क्या महत्व है, आर्थिक महत्व क्या है,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल जोन के बारे में देखेंगे, किस कहाँ से कहाँ तक इस क्षेत्र का विस्तार है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, मरुस्थल के बारे में देखेंगे, ऊर्जा स्रोत के बारे में देखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इनके अपने अपने फायदे देखेंगे, भारतीय विकास के बारे में देखेंगे, अगर इससे संबंधित कोई नए डेवलपमेंट हुए तो उसके बारे में देखेंगे। भारत के भूगोल के बारे में देखें तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन सा नया बना है, कौन सा किसमें, जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश है वह 3 राज्यों में विभाजित है, उसके बारे में भी देखेंगे। भारतीय द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, भारत के पास कितने द्वीप हैं ऐसे, जल संधियों के बारे में देखेंगे, पर्वत दर्रे चोटियों के बारे में देखेंगे, बराबर प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ट्रिक से जिससे याद करने में आसानी हो। भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी भारत की नदियां हैं, कितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं खासकर उन नदियों के बारे में जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, जहां से कई बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना है। भारत की झीलों के बारे में देखेंगे, किस राज्य में है, किस नदी पे हैं, किस राज्य में है, ठीक है, और नदी पे भी हैं। कृषि के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी फसलें हमारे यहाँ, कितने प्रकार के सीजन है हमारे, उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किस फसल के लिए कितना पानी, कितना टेम्परेचर चाहिए, हमारी कौन सी सॉइल के लिए कौन सी फसल ज्यादा उपयुक्त है, इत्यादि। खनिज के बारे में, उद्योग के बारे में, प्रमुख स्थल और जनगणना। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे, इसमें देखेंगे आरबीआई की विभिन्न बैंकों की स्थापना, विभिन्न बैंकों का विलय, बैंकों का सार्वजनिकरण, ये सारी चीजें देखेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में देखेंगे, ये कौन कौन सी एजेंसियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, कौन से मार्केट की कब स्थापना की गई है। रूरल बैंक के बारे में बात करेंगे, ग्रामीण बैंक के बारे में बात करेंगे, बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बताएंगे, कौन से बेरोजगारी का क्या प्रभाव होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करेंगे, एफडीआई जिसे कहते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, ये भी एक बड़ा हिस्सा है। संवैधानिक पृष्ठभूमि देखेंगे, कैसे कैसे 1773 से हमारे 1947 तक पहुंचता है यह विकास क्रम, भारत आजाद होता है। संवैधानिक स्रोत के बारे में बात करेंगे, कहां कहां से कौन सी चीजें हमारे यहाँ ली गई हमारे संविधान में। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बात करेंगे, चाहे हमारा तिरंगा हो, चाहे हमारा जो है अशोक स्तंभ की बात करें, चाहे हमारे जो जो हमारे उद्घोष वाक्य हैं, चाहे हम अपने झंडे के विषय में, चाहे हम अपने जनगान जो है, चाहे हम राष्ट्रगान के बारे में बात करेंगे, चाहे राष्ट्रगीत के बारे में बात करें। फिर देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमें प्रदान किए गए हैं, उनकी क्या क्या सीमाएं हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे, डीपीए स्पीच के बारे में बात करेंगे, क्या ये प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय है। लोकसभा राज्यसभा के बारे में देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है, इसको कौन जो है प्रिसाइडिंग मेंबर कौन सा होता है, कौन इसमें चेयरपर्सन होता है, इसके कुछ नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, संवैधानिक उपबंध, इनके प्रमुख कार्य, प्रमुख अनुच्छेद अनुसूचियों के बारे में देखेंगे, संशोधन एवं बिल के बारे में देखेंगे, गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, और मानवाधिकार के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। अगला आता है परंपरागत सामान्य ज्ञान। दिवस के बारे में देखेंगे, स्पेशल डे होते हैं, तो स्पेशल डे के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्पेशल डे होते हैं स्पेशल डे होते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में बात करेंगे, पुस्तकें, उनके लेखक, प्रमुख नारे, व्यक्तित्व, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, राजधानी मुद्राएं, विमुद्रीकरण। ये परंपरागत सामान्य ज्ञान है। इसमें वे प्रश्न पूछे जाते हैं जो लगातार कई सालों से पूछे जाते हैं, और ये बेसिकली जनरल नॉलेज से कनेक्टेड होते हैं। जैसे पुस्तकें, उनके लेखक, जो हाल फिलहाल में किसी ने पुस्तक लिखी है उसके लेखक, दर्शनीय स्तर हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, ठीक है, साइबर क्राइम वगैरह से रिलेटेड चीजें, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। आगे देखते हैं, एक और हिस्सा होता है कला और संस्कृति का। कला और संस्कृति की बात करें तो कला और संस्कृति में यह हमारे 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से पूछे। लोक नृत्य के बारे में कुछ खास खास टॉपिक हम बताएंगे, खासकर नृत्य बताएंगे, एक लिस्टिंग रहेगी, उससे बाहर पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद लोक संगीत के बारे में बात करेंगे, कौन से लोकल गीत होते हैं वे पूछे जाते हैं। उसके बाद हस्तकला के बारे में बात करेंगे, इसमें अगर किसी को जीआई टैग मिला है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम वास्तुकला के बारे में बात करेंगे, आर्किटेक्ट बारे में बात करेंगे, मेले और त्योहार के बारे में भी पता करेंगे, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विज्ञान की बात अगर करें, भौतिक विज्ञान से दर्पण, प्रकाश, गति, ध्वनि, मात्रक, प्रमुख आविष्कार, इतने टॉपिक से प्रश्न आपके आते हैं।
यह मान के चलिए प्रकाश से तय होता है, एक प्रश्न आना ही आना है, दर्पण से आए या ना आए। गति से मान के चलिए इसमें आना ही है, आप मान के चलिए दर्पण से आए या ना आए, लेकिन गति, प्रकाश, ध्वनि, मात्रक, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न 100% तय होता है, आएगा। और एक प्रमुख आविष्कार, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। रसायन विज्ञान की बात करें तो विलेयता, धातु, अधातु, अणुसंरचना, पॉलीमर, रसायन। विलेयता से आए प्रश्न ना आए, लेकिन धातु, अधातु और पॉलीमर, अणु संरचना, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। यहां भी आपको इतना बताने का प्रयास किया जाएगा, इतने अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि इससे ज्यादा न पढ़ने की आवश्यकता है, ना आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। जीव विज्ञान की अगर बात करें तो मानव शरीर, जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, कोशिका, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, पोषण के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। और ये ऐसा है कि यहाँ इस सारे के सारे टॉपिक्स को आप 3 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि इसमें से आपको ये नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रश्न आए या ना आए। पोषण, न्यूट्रिशन से आएगा ही आएगा, ठीक है। मानव शरीर से आता ही आता है, विटामिन से आता ही आता है, विटामिन, बीमारी, जीवाणु, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। सेल्स से तो आता ही आता प्रश्न है, सेल्स की खोज किसने किया, सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है, जीन कहाँ होता है, डीएनए कहाँ, इत्यादि चीजें पूछी ही पूछी जाती हैं, तो आप इससे तो बच नहीं सकते। अब अगला आता है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश समसामयिक और कंप्यूटर। तो मान के चलिए एक आध प्रश्न कंप्यूटर से, और जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और सामयिक है, हमारे चैनल पर यूपी विशेष का, यूपी स्पेशल की एक वीडियो आ रही है, दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की हर महीने की पढ़ रही, अगर उतना पढ़ लेते हैं तो कोई माई कलाल नहीं कि उससे बाहर प्रश्न बना दे, ठीक है। तो यहां आपको इतना पढ़ सकते हैं, काम चल जाएगा। अब अगला एक महत्वपूर्ण सेगमेंट आता है सामान्य हिंदी। यूपी की एग्जाम्स की जान है हिंदी। यूपी में आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, पीसीएस से लेते हुए आरओ, एआरओ, बीईओ या फिर पुलिस, एसआई, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी तो पढ़ना ही है, और इतना पढ़ लिए तो आप मास्टर बन जाएंगे हिंदी के। वर्णमाला पता होनी चाहिए, स्वनिम्स के बारे में पता होना चाहिए। हम बहुत ही शानदार वीडियो लाएंगे। मैं हिंदी में मास्टर हूँ, पीजी डिग्री है मेरे पास, मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ। इसके अलावा सिविल सर्विसेज का एग्जाम मैं दिया हूँ कई बार। उसमें आप ध्यान देंगे कि मेरी एक्सपर्टीज बाकी एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग होने वाली है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग गंदा पढ़ा रहे हैं या बाकी लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग पढ़ाने वाला हूँ आपको, और प्रयास करूंगा बिल्कुल आसान भाषा में वो चीज आप तक पहुंचा दूं। संधि, समास, कारक, विभक्ति, विरक्ति नहीं, यहाँ विभक्ति होगा। ये चीजें हम देखेंगे, यह भी पूछा जाएगा। शुद्ध अशुद्ध वाक्य के बारे में पूछेंगे, बहुत सामान्य चीजें हैं, अभ्यास इतना करा दूंगा, टेक्निक इतनी बता दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ लेंगे, इसमें भी ट्रिक होता है, ट्रिकी होता है, बहुत रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना बता दूंगा, समझा दूंगा, उससे बाहर पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, हिंदी व्याकरण की जान, प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, पूछे ही जाते रहेंगे, इसलिए यह चीज भी आपको पता होना चाहिए। वाक्य, मुहावरे, काल, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पर बताया हूं, जितना दिया है बहुत महत्वपूर्ण है, सारे के सारे इसमें। अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव, रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखन, रचनाएं, अनुच्छेद, पुरस्कार, इनके बारे में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमने चर्चा कर लिया कि हमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स पर पढ़ना है। अब आते हैं अपने उस प्रश्न की ओर कि क्या बिना कोचिंग के भी चयन संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर आप केवल सामान्य अध्ययन कर लीजिए, आपकी मैथ्स अच्छी है, नहीं भी अच्छी है, बेसिक लेवल का 10th के लेवल की मैथ्स आप सॉल्व कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर मौजूद हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। जीएस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, और केवल एक सामान्य अध्ययन के जरिए और सामान्य मैथ्स के जरिए नियमित रूप से 3 से 4 घंटे के अध्ययन से बड़े आराम से उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 3,000, 4,000, 499, 2,000, 5,000 की फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 60,000 वैकेंसी है, अगर आप मन लगा के तैयारी करते हैं तो कोई चयन आपका रोक नहीं सकता। और हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपके
प्रश्न पत्र का अधिकतम हिस्सा हमारे यहाँ कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में बहुत जल्दी। कल से या आज शाम से आपका अभ्यास शुरू हो जाएगा और निरंतर अभ्यास करते रहिए। और आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। आप अपना भी पैसा बचाइए, उनका भी पैसा बचाइए। आप अपना भी चयन सुनिश्चित करिए, उनका भी चयन सुनिश्चित करवाइए। एक दोस्ती के नाते इतना तो बनता है। अपने रिश्तेदार नातेदार सब तक पहुंचाने का प्रयास करिए, यही मेरी फीस होगी। चलिए मिलते हैं इसी शुभकामना के साथ। आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद।